हेलो स्टूडेंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ये क्वेश्चन बोहर मॉडल पे पूछा है। तो दिया क्या है देखो। एक हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम ने एक फोटोन एब्सॉर्ब किया जिसकी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो H इंटू न्यू वन, ये है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने एनर्जी का एक फोटोन एब्सॉर्ब किया। तो फोटोन एब्सॉर्ब करने के बाद ये हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करता है। और वो जो इलेक्ट्रॉन है एक पॉजिट्रॉन के साथ कंबाइन होने के बाद एक पॉजिट्रोनियम एटम क्रिएट करता है। तो उस पॉजिट्रोनियम एटम की काइनेटिक एनर्जी दे रखी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके साथ साथ यह भी बोला गया है कि एक फोटोन, न्यू टू फ्रीक्वेंसी का एक फोटोन भी इजेक्ट होता है। तो हमें जो फोटोन इजेक्ट हुआ है उस फोटोन की एनर्जी पूछी है। तो अगर हम यहां पे एनर्जी बैलेंस लगाते हैं तो एच न्यू वन इक्वल टू आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रोनियम एटम प्लस एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटोन एच न्यू टू। इसके साथ साथ पॉजिट्रोनियम एटम की बाइंडिंग एनर्जी आएगी। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग एनर्जी बात कर रहा हूँ, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी की नहीं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग एनर्जी मतलब जो हाइड्रोजन आयटन की हम टोटल एनर्जी निकालते हैं उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। तो ये हो गया एनर्जी बैलेंस। अगर आपको रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट पता है तब ये क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो रिड्यूस्ड मास होता क्या है ये देखो। जब भी हम बोहर मॉडल का यूज करते हैं तो बोहर मॉडल के जितने भी एक्सप्रेशन है उसको डिराइव करते समय हमने प्रोटॉन को यानी कि न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम को स्टैटिक माना था। और हम मानते थे कि इलेक्ट्रॉन बस रिवॉल्व हो रहा है, न्यूक्लियस बस उसी जगह पे है। लेकिन प्रैक्टिकली वैसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली क्या होता है कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों भी रोटेट होते हैं। किसके अबाउट? इन दोनों का जो कंबाइंड सेंटर ऑफ मास है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। वो सेंटर ऑफ मास प्रोटॉन के नजदीक रहेगा क्योंकि प्रोटॉन बहुत हेवी होता है। तो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट ये दोनों भी रोटेट होते हैं। अगर हमें इसका इफेक्ट कंसिडर करना है तो उसके लिए ये जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है एक्चुअल मास, उसको हमें इफेक्टिव मास से रिप्लेस करना पड़ता है। इस इफेक्टिव मास को रिड्यूस्ड मास भी बोलते हैं। अगर आपको ये रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट डिटेल में जानना है तो मैं यहाँ पे एक वीडियो की लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्लीज इस वीडियो से जाइए, यहाँ पे रिड्यूस्ड मास का कंसेप्ट अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो इन शॉर्ट, अगर हमें इस प्रोटॉन के या न्यूक्लियस के मोशन का इफेक्ट कंसिडर करना है तो क्या करना पड़ेगा? बोहर मॉडल में जो भी इलेक्ट्रॉन का मास आता है, जहां पे भी इलेक्ट्रॉन का मास आता है वहां पे हमें इफेक्टिव मास से रिप्लेस करना चाहिए। जैसे कि बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला ये निकल के आता है। तो यहाँ पे स्मॉल m जो रहता है वो इलेक्ट्रॉन का मास रहता है, तो इसके जगह पे हमें इफेक्टिव मास लेना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ता है। अब आते हैं पॉजिट्रोनियम एटम की तरफ। तो पॉजिट्रोनियम एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस की जगह पे एक पॉजिट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन, इनका चार्ज तो सेम रहता है लेकिन प्रोटॉन का मास पॉजिट्रॉन के मास के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रहता है। इस पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर होता है। तो इस केस में सेंटर ऑफ मास जो है ये दोनों के एग्जैक्टली मिडल पे आता है, यहाँ पे आएगा। और दोनों भी पार्टिकल्स इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट होते रहेंगे। तो इस केस में अगर हमें रिड्यूस्ड मास निकालना है तो ये आएगा स्मॉल m इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस स्मॉल m विच इज इक्वल टू m/2। यानी कि जब भी हमें पॉजिट्रोनियम एटम के एनर्जीज निकालने हैं, एनर्जी स्टेट्स निकालने हैं, तो उस केस में जो बोहर मॉडल से फॉर्मूला निकल के आता है तो उस फॉर्मूला में m के जगह पे हमें m/2 लेना पड़ेगा। तो अगर हम मास हाफ लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि एनर्जी भी हाफ ही हो जाएगी। इस वैल्यूज को दे रखते हैं अभी। इनिशियल एनर्जी दी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रोनियम एटम दी है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एच न्यू टू हमें निकालना है। और ई मतलब कि बाइंडिंग एनर्जी हो गई पॉजिट्रोनियम एटम की ग्राउंड स्टेट में। तो हाइड्रोजन एटम की बाइंडिंग एनर्जी ग्राउंड स्टेट में रहती है -13.6 इलेक्ट्रॉन। तो पॉजिट्रोनियम एटम के लिए इलेक्ट्रॉन का मास हाफ लेना पड़ेगा तो एनर्जी भी हाफ आ जाएगी। तो यहां से एच न्यू टू निकल के आता है 5 प्लस 13.6 का हाफ आएगा
6.8. So h nu 2 equal to 11.8 electron volt. I hope you understood my solution. Thank you very much for watching the video. Please like this video and subscribe to my channel.